दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या आपको पता है आज आज़ाद भारत के अंदर मेरे ख्याल से पहली किसी महिला को फांसी के तख्ते तक लेकर जाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कृपया अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें कि आज़ाद भारत के अंदर पहली महिला शबनम को फांसी के तख्ते तक लेकर जाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के बावनखेड़ी गांव की। आपको शबनम के फांसी तक तख्ते की वजह को जानने के लिए पहले मुझे लगता है हम आपको एक सफ़र पर ले ही चलते हैं। आज आपको शबनम के इतिहास से वाकिफ़ कराते हैं। शबनम अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के बावनखेड़ी गांव की रहने वाली थी और एक अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करती थी। उसका एक मुस्लिम परिवार था, एक अमीर परिवार था। उसके मम्मी पापा टीचर थे, दो भाई थे, दो भाई एक बच्चा था, एक उनकी बीवी थी और एक मौसी की लड़की। सभी पूरा परिवार एक साथ बावनखेड़ी गांव के अंदर रहता था। लेकिन शबनम जिस समय कॉलेज के अंदर स्टडी करती थी, उन्होंने डबल MA किया था। उसके बाद वो अपने गांव के स्कूल में अध्यापक के तौर पर काम करने लगी और उस दौरान शबनम को एक लड़के से प्यार हो जाता जिसका नाम है सलीम। सलीम पर जाने से पहले आप शबनम के बारे में पूरा जानिए कि शबनम जिस दौरान उस लड़के से प्यार हो जाता सलीम से, सलीम एक गरीब परिवार का था और छोटा मोटा कार्य करता था, 5वीं पास था और आरे की दुकान पर काम करता था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब प्यार परवाने चढ़ता है तो लोग ऊंच नीच, फैसले, जाति, अंधविश्वास, इन सब चीज़ों को भूल जाता और प्यार की गहराइयों में डूब जाता है। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार सलीम और शबनम का प्यार परवान चढ़ा तो घर वालों को इस बात के बारे में पता चला और घर वालों ने साफ तौर पर इस रिश्ते के खिलाफ जाने से मना कर दिया। उन्होंने ये रिश्ता ही पसंद नहीं था शबनम और सलीम का। एक तो इनके बीच थोड़ा बहुत जातिवाद था और ऊपर से शबनम एक अच्छे खासे परिवार की और डबल MA लड़की थी और सलीम केवल 5 साल का था, 5वीं पास था और जो प्यार परवाने चढ़ा था वो उनसे मुकाबला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो एक अध्यापक थी और वो अभी परी अध्यापक होने वाली थी, मतलब कि प्रिंसिपल होने वाली थी स्कूल की शबनम। लेकिन एक ऐसी काली रात आती है 14 अप्रैल 2008। उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती सरकार थी। उस काली रात का जिक्र आज उस गांव और इस गांव के क्षेत्र के आसपास अगर किया जाता तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यहाँ तक कि इन 12 सालों के अंदर वहाँ किसी ने अपनी बेटी का नाम शबनम भी नहीं रखा है। ज़रा देखिए कि उस रात 14 अप्रैल 2008 को 7 कत्ल एक घर के अंदर एक ही रात को एक ही समय हो जाते हैं। अब पुलिस की भी शक की कोई वजह नहीं होती। मामला इतना हाईलाइट हो जाता है कि लोगों का, एक तरफ लोगों का क्रोस, पॉलिटिकल प्रेशर, लोग सड़कों पर और बात लखनऊ तक पहुंच जाती है। यहाँ तक कि पुलिस के पास फ़ोन भी शबनम के पड़ोसी ने किया था। जिस प्रकार पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पुलिस के पास जो फ़ोन आया था वो पड़ोसी ने किया था और पड़ोसी ने बताया था कि शबनम के घर से रोने की आवाज़ आ रही है। और जब पुलिस बल वहाँ मौके पर पहुँचा तो पुलिस बल के भी मौके के ऊपर होश उड़ गए वहाँ ये सब देख कर कि ये क्या हो गया। एक तरफ जहाँ 7 लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, कुल्हाड़ी से काटा गया था पुलिस, और खाली एक जिंदा इंसान शबनम उन लाशों के ऊपर बैठकर वहाँ रो रही थी। और अड़ोसी पड़ोसी जितना भी गांव पूरा एकत्रित हो गया था उस काली रात को। फिर लोगों का सुबह सुबह आक्रोश शुरू होता है, सड़कें जाम की जाती है, पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू होता है, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू होता है। उस समय आनंद फानन में मायावती जी यूपी की मुख्यमंत्री थी और वो बावनखेड़ी गांव का दौरा करती है और जो इकलौती बेटी उस परिवार के अंदर बची हुई थी उसको 5 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान करती है, किसी तरह से भीड़ को शांत किया जाए। इस दौरान 2 दिन हो चले थे इस केस को और केस के अंदर अभी तक ना कोई सबूत था, ना कोई गवाह था, ना कोई शक था। और आनन फानन में मायावती सरकार ने पुलिस अधिकारियों का भी तबादला कर दिया और फिर एक नई पुलिस टीम तैनात की गई जिसके आयु थे RP गुप्ता। RP गुप्ता ने जितनी जल्दी इस केस की इन्वेस्टिगेशन की उसकी तारीफ लोअर कोर्ट ने भी की, हाई कोर्ट ने भी की और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी तारीफ की। और उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि जिस दिन हम पहली बार शबनम के घर गए थे हमने पहली शक की वजह ही उस घर की दीवार को चुना था। मतलब समझिए दीवार कैसे।
उस घर का जो गेट था वो इतना मजबूत था कि उसको तोड़ना नामुमकिन था और उस घर की ऊंचाई ज़मीन से करीब 14 फीट थी और कोई भी इंसान बगैर सीढ़ी के बगैर हाथ लगाए 14 फीट ऊपर तक कैसे आ सकता है। केवल और केवल एक माध्यम था, एक छोटा सा पाइप था, जो बरसाती पाइप हमारे घर का पानी जिससे नीचे आता है उसके ऊपर किसी का जाना नामुमकिन था, क्योंकि वो पाइप इतना गला हुआ था। अगर 50 किलो का भी कोई इंसान उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता तो वो टूट जाता। और बावन खेड़ी गांव के अंदर शबनम का घर एक तरफ था और बड़ा सुंदर और मजबूत घर, चारों तरफ से बंद घर बना रखा था। और शबनम ने जिस प्रकार बयान दिया था, शबनम ने अपने बयानों में कहा था, पहले बयान में ये भी कहा था कि चोर कुछ ऊपर वाले रास्ते से आए और मेरे पूरे परिवार की हत्या करके चले गए। और फिर 2 दिन के अंदर पोस्टमार्टम की रिपोर्टें भी आती है और 7 लाश से जो शबनम के घर मिली थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्टें आती है और पुलिस की एकदम से शक करने की वजह बदल जाती है। वहाँ से उस रिपोर्ट से पता चलता है कि इनको पॉइजन भी दिया गया था खाने के अंदर। जब शाम का खाना दिया गया उसके बाद सभी को चाय दी गई, बाकायदा चाय के कप और पानी के गिलास भी वहाँ मौजूद मिले थे, लेकिन एक शबनम ने वो चाय और वो पानी नहीं पिया था। और एक 7 महीने का बच्चा जिसे कुल्हाड़ी से मारा गया था, उसने भी चाय नहीं पी थी कि 7 महीने का बच्चा क्या चाय पिएगा। लेकिन 6 आदमी, उसके मम्मी पापा, मौसी की लड़की, 2 भाई और एक भाभी, उन्होंने वो चाय पी थी। और उसके बाद ठीक रात को कुल्हाड़ी के साथ उनको काटा भी जाता है। फिर शबनम की चिल्लाने की आवाज़ आती है और पड़ोसी इस आवाज़ को सुनकर गांव एकत्रित हो जाता है और फिर पुलिस बल आती है, गेट खोला जाता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं कि एक तरफ 7 लाशें और अकेली शबनम उनके ऊपर बिलबिला रही है, रो रही है, पश्चाताप कर रही है कि 7 लोगों की मौतें हो गई। लेकिन इस 2 दिन के बाद शबनम बीमार होनी शुरू हो जाती है और उसका जब मेडिकल जांचें शुरू होती है और शबनम बीमार होनी शुरू हो जाती है, सबसे पहले तो पुलिस के पास एक मुसीबत ये कि शबनम इकलौती चिराग थी उस घर की, जिससे वो बात भी नहीं कर सकते थे, उसके सबूत इकट्ठे नहीं कर सकते थे। और उसकी गर्भ में जो 2 महीने का बच्चा पल रहा था, फिर उसके बारे में जाँच शुरू की गई तो गाँव के लोगों ने बताया कि शबनम और सलीम के बीच में प्यार है। और फिर पुलिस सलीम को उठाती है और शबनम की कोल्ड टेस्ट निकालती है। 14 अप्रैल 2008 उस काली रात के अंदर 55 कॉल शबनम और सलीम के बीच मृत्यु से पहले हुए थे, इन 7 लोगों की मौत से पहले। और उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जब उनकी मौत हुई है उसके भी 5 और 10 मिनट के बाद 2 कॉल हुई है और लगभग पूरे महीने में 900 कॉलें शबनम और सलीम के बीच हुई। फिर इस दौरान पुलिस सलीम को उठाती है और अपने तरीके से पूछताछ करती है और सलीम पूरी कहानी पुलिस के सामने वहाँ रख देता है। और सलीम जिस प्रकार कहानी बताता है कि मैं जहर लेकर आया था, मैंने शबनम को देने के लिए बोला, शबनम ने रात को चाय बनाई और चाय पिलाई और फिर उन्होंने उनके सो जाने के बाद या मर जाने के बाद उन्होंने देखा नहीं, फिर कुल्हाड़ी से उनके ऊपर अटैक किया गया। और ये सब कुछ करने में शबनम बाकायदा वहाँ मौजूद थी और ये सब कुछ होते हुए शबनम अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देख रही थी कि किस तरह उसके घर के 7 लोगों की हत्या कर दी जाती है। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जांच पूरी हुई और मामला लोअर कोर्ट के अंदर जाता है और आरपी गुप्ता जो इस पुलिस की जांच के अंदर शामिल थे, उन्होंने वहाँ जांच के अंदर बताया कि सीढ़ी या दीवार के ऊपर कोई ऐसा निशान नहीं था कि कोई इंसान 14 फीट की दीवार के ऊपर कैसे आ सकता है। जो पाइप लगा है उसके ऊपर चढ़ना नामुमकिन है और कोई गेट तोड़कर अंदर नहीं आ सकता। और किसी 7 लोगों की मौत हो जाने के बाद किसी को कैसे एहसास हो सकता है कि वो ऊपर तक जाकर अपने घर के जो जीने का दरवाज़ा जिसके ऊपर से बताया था कि यहाँ से जो चोर आए थे यहीं से आए थे, तो कैसे अपना दरवाज़ा बंद करके आ सकती है। इन सब बातों का शक शबनम के ऊपर आकर खड़ा हो गया था। फिर पुलिस शबनम को और सलीम को एक साथ एकत्रित करती है और शबनम देखते ही समझ जाती है पूरी कहानी को जिस प्रकार समझती कि इस कहानी को सलीम ने पूरा बता दिया कि जो जो हुआ था, ज़्यादा पूछताछ नहीं होती है। और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले और लोअर कोर्ट अपने फैसले के अंदर आरपी गुप्ता की अपने शब्दों से, बाकायदा जज ने अपने शब्दों से तारीफ़ की गई और सबसे तेज़ पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये केस शामिल किया गया और तत्काल फांसी की सज़ा सुना दी गई। फिर उसके बाद
शबनम अर्जी डालती है हाई कोर्ट के अंदर, ये केस हाई कोर्ट के अंदर चला जाता है और हाई कोर्ट भी लोअर के कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है और इनके ऊपर फांसी की सज़ा मुकम्मल रखता है। इस दौरान शबनम एक बच्चे को भी जन्म देती है जेल के अंदर, और वो बच्चा बेवजह 7 साल तक उस जेल के अंदर उसकी परवरिश होती है। फिर शबनम हाई कोर्ट के अंदर, शबनम और सलीम हाई कोर्ट के अंदर केस को चैलेंज करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट सभी का फैसला सिर्फ एक ही जगह बरकरार रहता है, शबनम सलीम के लिए फांसी देना ही अनिवार्य है। लेकिन शबनम और सलीम कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। एक तरफ शबनम मुजफ्फरनगर जेल में बंद है तो उधर सलीम आगरा जेल मुरादाबाद के अंदर बंद है। दोनों को अलग अलग तरह से कानूनी लड़ाई चल रही थी। इसी दौरान मायावती सरकार के बीच शबनम अपनी अर्जी भेजती है गवर्नर को। जो यूपी के गवर्नर थे वो भी उनकी अर्जी को खारिज कर देते हैं। फिर शबनम जो उस समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अपनी सज़ा को तब्दील करने के लिए बोलती है कि हमारी सज़ा तब्दील कर दी जाए, उम्र कैद में बदल दी जाए, फांसी की सज़ा ना रखी जाए। लेकिन राष्ट्रपति भी उनकी अर्जी को खारिज कर देता है और तुरंत उनका डेथ वारंट निकाल कर दोनों जेलों के अंदर भेज दिया जाता है। लेकिन उसके अंदर एक कमी रह जाती, डेथ वारंट के अंदर तारीख और समय फांसी का डिसाइड नहीं होता है। इसके ऊपर अभी बहस चली हुई थी और जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने कोर्टों से पूछने की कोशिश की कि अभी तक इसके ऊपर तारीख क्यों मुकम्मल नहीं की गई है। लेकिन फिर से एक रिवेन्यू 2015 के अंदर शबनम की तरफ से डाला जाता है और उसके अंदर उसका जो बच्चा है जो उसके गर्भ के अंदर पल रहा था, जिसको उनके घर वालों ने लेना से भी मना कर दिया क्योंकि शबनम अविवाहित थी और उन्होंने एक बच्चे को भी जन्म दिया था, वो उसको आधार बनाती है और उस आधार के से फिर अब चैलेंज कर रखा है और उसके ऊपर भी जल्दी ही फैसला आने वाला। मुझे तो लग रहा है कि जल्दी ही फैसला अभी तत्काल 1 या 2 महीने के अंदर ही आ जाए। लेकिन उसके अंदर आधार ये बना कि मेरा एक बच्चा 10 साल का, उसकी परवरिश कौन करेगा, उसको देखते हुए मेरी सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। इस प्रकार की निवेदन शबनम ने किया है। लेकिन 7 साल के बाद, जिस प्रकार जेल के रूल होते कि 7 साल के बाद आपको बच्चे की परवरिश, 7 साल के बाद आपको बच्चा कहीं भेजना होता है या फिर जेल से अलग करना होता है, और 7 साल के बाद शबनम का एक कॉलेज का दोस्त था सैम, पुलिस के अनुसार जैसे पता चला था, सैम ने बताया कि जिस शबनम को मैं जानता था वो शबनम बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। वो शबनम गरीबों के बच्चों को पढ़ाती थी, जिन बच्चों के पास फीस नहीं होती उनकी फ़ीस तक भरती थी। यहाँ तक कि सैम की फ़ीस भी शबनम ने ही भरी थी और सैम उसके बच्चे को वहाँ से ले जाता है। लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें रखी जाती कि कभी भी इस लड़के को बावनखेड़ी गाँव में नहीं लेकर जाया जाए, कभी भी इसको मेरे बारे में बताया ना जाए। और सैम जिस चीज़ का एहसान शबनम ने उसको पढ़ा कर किया था, कहीं ना कहीं आज उसका एहसान भी उतार रहा। जिस प्रकार मीडिया वहाँ जा रही है तो अभी तक उस बच्चे को कुछ भी नहीं पता, ना शबनम के बारे में पता है, ना शबनम के परिवार के बारे में पता है, और उनकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। लेकिन अब जिस तरह से ग्राउंड बनाकर इसको पेश किया गया और शबनम ने अपनी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील करने के लिए बोला, तो इससे तो यही लगता है कि अब देखो क्या फ़ैसला दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर आएगा और जल्दी ही ये फैसला आने वाला है। और दोस्तों अपनी राय ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आज़ाद भारत के अंदर पहली महिला को फांसी देना जायज़ है या नाजायज़ है, या जिस तरह क्राइम हुआ उसको देखते हुए ये फैसला अनिवार्य बनता है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।